Hello students, how are you all? I hope you are fine, healthy and happy at your home. And you should be, होना भी चाहिए. Obviously, कोरोना से अगर आपको बचना है तो आपको घर पे ही रहना पड़ेगा. देखिए, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो सेकेंड ईयर में आ गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. शायद आपकी लाइफ में ये पहली बार ही हुआ है कि बिना एग्जाम दिए ही एक क्लास से दूसरी क्लास में आ गए. स्ट्रेंज है ना, बट मुझे पता है आप सब बहुत खुश होंगे कि बिना एग्जाम दिए ही सेकेंड ईयर में आ गए. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दैट यू आर नाउ इन सेकेंड ईयर. आई होप आपने ये लॉकडाउन पीरियड बहुत इंजॉय किया होगा, खूब मौज मस्ती की होगी. बट चलिए, मौज मस्ती के साथ अब कुछ पढ़ाई भी कर ली जाए, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं. तो हमने मीन्स पायनियर एकेडमी ने सोचा कि क्यों ना आपको मस्ती मजाक के मूड में रहते हुए कुछ सेकेंड ईयर का नॉलेज दे दी जाए. इसी एम से हम लोगों ने लेक्चर्स के थ्रू, इंटरैक्टिंग लेक्चर्स के थ्रू आपके लिए सेकेंड ईयर के लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं. देखिए, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की तरह ही हमारे पास केमिस्ट्री में 3 स्ट्रीम है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तीनों ही यूनिट में पिछले साल की तरह 5-5 यूनिट्स हैं. ईच सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, तो इन ऑल हमारे पास टोटल 15 यूनिट्स है. देखिए, डरिए मत, आपको पता है कि 15 यूनिट्स लगती है, बट जब हम पढ़ते हैं तो वो कितनी इजी हो जाती है. अब इस टाइम तक हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होती है, तो मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी. आई होप आप लोग भी मुझे मिस कर रहे होंगे. तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे इन लेक्चर्स के थ्रू इंटरेक्शन कर लिया जाए, जिससे एक वर्चुअली नहीं तो एक इंटरेक्शन तो स्टार्ट हो ही जाएगा. इसी एम को ध्यान में रखते हुए पायनियर्स एकेडमी ने आपके लिए ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं. माई सेल्फ श्वेता जैन, जो आपको केमिस्ट्री की तीनों स्ट्रीम फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हम साथ में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बट बायो वाले स्टूडेंट्स को भी आई थिंक मैथ्स पार्ट बहुत इजी होता है, तो वो इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कभी वेव फंक्शन आ जाता है, तो कभी हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है. इनऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम होती है कि रिएक्शंस को याद कैसे रखें. ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है कि मैम इतनी सारी रिएक्शन है, हमने पढ़ लिया, हम याद कैसे रखें. सो डोंट वरी, हम सबसे इजी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है. आप 11th-12th में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए आए हैं, बट इस बीएससी सेकेंड ईयर में भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 यूनिट है. हाँ, चौंक गए ना, 2 यूनिट सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. ओहो, अब तो मैं स्कोर कर ही लूंगा या कर ही लूंगी. तो आपको बहुत खुशी होगी कि बीएससी सेकेंड ईयर में हम 2 यूनिट सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही पढ़ने वाले हैं. अब देखते हैं इन 2 यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे. देखिए, पहली यूनिट में हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखेंगे. जब वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो हम इनमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स और उनकी सेल रिएक्शंस पढ़ेंगे. सेल, हाँ, ये वही सेल है जो आप अपने घरों में यूज करते हैं. आएगा ना मजा पढ़ने में. मुझे भी बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ाने में. तो चलिए हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या और ये हमारी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है. देखिए, आप अपने घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डिजिटल अप्लायंसेस, बैटरीज यूज में लाते हैं, आपने सोचा है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ऑब्वियसली आपने नहीं सोचा होगा, तो सोच लीजिए, क्योंकि जितनी भी बैटरीज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो सेल्स हैं, वो सब
हमारी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। देखिए, मैं बोल रही हूँ, बोलूंगी तो मैं हूँ, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आप केमिस्ट्री सीखेंगे कैसे? तो मैं बोल रही हूँ और मेरे बोला हुआ आप सुन पा रहे हैं, किसके थ्रू? माइक। ये माइक किससे चल रहा है? ऑब्वियसली इसमें जो बैटरी लगी हुई है, सेल यूज में आ रहा है, इससे। तो अब तो आप समझ ही गए हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे लिए कितना यूजफुल है। सोच के देख लीजिए, अगर ये बैटरीज और सेल्स नहीं होते तो क्या आपकी लाइफ कैसी होती? इमेजिन कर रहे हैं ना? तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। डरिए नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। हम ऐसे ही बातें करते करते पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 यूनिट कब कंप्लीट हो गई। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिकल्स की मिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री का मीनिंग होता है केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी जनरेट कैसे होगी? जब केमिकल रिएक्शंस होगी, ऑब्वियसली उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी यूनिट में हम इसी इंटरकन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये कन्वर्जन होगा कहाँ? तो ऑब्वियसली ये आपकी उसी बैटरी में, उसी सेल में होगा जो आप घरों में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम सेल के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और उनमें होने वाली सेल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अब इसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में कर देते हैं। Electrochemistry is a branch of physical chemistry in which we study about the various types of cell and their cell reaction। अब देखिए, हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल और सेल में होने वाली वेरियस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अब बताइए ये सेल क्या होता है? सेल वही सेल है जो हम घरों में यूज में लाते हैं। तो सेल इज अ डिवाइस, सेल एक डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल और सेल में होने वाली वेरियस रिएक्शन को स्टडी करेंगे। क्या आपको पता है कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है, पर जब हम उसको किसी एक रबर के पीस को या लकड़ी को पानी में घोलते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन हमको मिलेगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं सीखेंगे तो उस चैप्टर को डेप्थ में नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो नमक है, सॉल्ट है, वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है।
जबकि एक रबर या फिर एक लकड़ी का पीस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। क्या आप जानते हैं उसका क्या रीजन है? उसका रीजन हमको मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स से। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट मीन्स जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मैं कहना चाह रही हूं कि अगर ए भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो इस ए बी जो सब्सटेंस है हमारा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये डिपेंड करेगा कि ये कितने आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ये जितनी आयंस में डिसोसिएट होंगे उस नेचर के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड नेक्स्ट होता है, सेकेंड कैटेगरी है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये वाटर है, इसमें मैंने ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट, सपोज मैं ले लेती हूं NaCl। NaCl मीन्स हमारा वही कॉमन सॉल्ट। तो जब मैंने इस NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तब सॉल्यूशन में मेरे पास NaCl नहीं होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होंगे। तो एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरे के पूरे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, कब? व्हेन वी डिसॉल्व देम इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जिनका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो वो आयंस में तो डिसोसिएट होंगे। सपोज ए बी इज इलेक्ट्रोलाइट, जो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो अब सॉल्यूशन में हमारे पास होंगे ए पॉजिटिव आयन एंड बी नेगेटिव आयंस, बट उसके साथ में हमारे पास क्या होगा? ए बी इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। मेरा कहने का मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट का कुछ पार्ट तो आयंस में डिसोसिएट होता है और रेस्ट पार्ट क्या होता है? अनडिसोसिएटेड रहता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। अब सॉल्यूशन में केवल कैटायंस और एनायंस होंगे, अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस नहीं होगा, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे सब्सटेंस जिनका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो पूरे के पूरे आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट का कुछ पार्ट तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और रेस्ट पार्ट कैसा रहता है? अनडिसोसिएटेड। इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जब हम बीकर में पानी लेंगे और इन एसिड्स को हम डिसॉल्व करेंगे, तो हमको इनके एक्वस सॉल्यूशन में इनके आयंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ HCl का,
तो HCl का जब मैं एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगी तो सॉल्यूशन पे मुझे मिलेंगे H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब जब इसके एक्वस सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो हमको केवल हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिलेंगे। अब हमारे पास अनडिसोसिएटेड HCl सॉल्यूशन में नहीं होगा। इट मींस ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो हमको मिलेंगे हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास केवल हाइड्रोजन आयन होंगे और सल्फेट आयंस होंगे। अनडिसोसिएटेड H2SO4 नहीं होगा। जब भी हम इस सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ये केवल हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब सॉल्यूशन में हमारे पास अनडिसोसिएटेड H2SO4 नहीं होगा। इसका मीनिंग है कि ये जो H2SO4 है ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड। जब हम नाइट्रिक एसिड का HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्यूशन में मिलेगा H पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन। जब हम इसका टेस्ट लगाएंगे तो इस सॉल्यूशन में ये केवल किसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, हाइड्रोजन आयन का और NO3 नेगेटिव आयन का। अब इस सॉल्यूशन में अनडिसोसिएटेड नाइट्रिक एसिड नहीं होगा। इट मींस जब भी हम नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरा का पूरा आयंस में ब्रेक हो जाता है। इसलिए नाइट्रिक एसिड जो है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दे आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। जितने भी नेचर में स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं लाइक NaOH, KOH, जब भी हम इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब सॉल्यूशन में अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस नहीं रह पाता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं ये भी किसका एग्जांपल हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब हम देखते हैं कि अगर हमने NaOH लिया है और इस NaOH को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो अब हमारे पास हमको मिलेगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो अब जब NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में हम टेस्ट लगाएंगे तो उसमें हमको केवल Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। सॉल्यूशन में अनडिसोसिएटेड NaOH नहीं होगा। इट मींस जो NaOH है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल देखते हैं KOH, इसका अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो अब सॉल्यूशन में हमारे पास होंगे K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है KOH का वो केवल पॉजिटिव टेस्ट देगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। जब हम इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे तो अब अनडिसोसिएटेड KOH नहीं होगा। इट मींस जो KOH है स्ट्रॉन्ग बेस जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स जो हम घरों में यूज में लाते हैं। एक है कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में, जिसको हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं। ये जो सॉल्ट्स हैं जो किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, आपने पढ़ा होगा, जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वही हमारे होते हैं सॉल्ट्स। तो ये जितने भी सॉल्ट्स हैं जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। देखिए ये सिंपल एग्जांपल है NaCl। इसका एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। आप एक ग्लास में वाटर लीजिए, अब उसमें आप NaCl को डिसॉल्व करते जाइए, है ना। तो क्या देखेंगे आप कि सारा का सारा जो NaCl है वो किस में डिसॉल्व हो गया है, वाटर में। क्या आपको ऑब्जर्व होता है कि कुछ NaCl डिसॉल्व नहीं हुआ है? नहीं। तो NaCl जो है जब भी हम इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में।
इसलिए जो NaCl है, ये जो भी सॉल्ट्स हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3COONA, सोडियम एसीटेट। जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन में हमको मिलते हैं एसीटेट आयन और सोडियम आयन। अब इस सॉल्यूशन में अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड नहीं होता है, इट मींस सोडियम एसीटेट जो कि एक सॉल्ट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली अगर हम NH4Cl और KCl को देखें तो NH4Cl जो है, इसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन में हमको मिलेंगे NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। अब सॉल्यूशन में अनडिसोसिएटेड अमोनियम क्लोराइड नहीं होगा, तो जो NH4Cl है जो कि एक सॉल्ट है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। सिमिलरली अगर हम देखें KCl, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो सॉल्यूशन में हमको मिलेंगे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसलिए KCl जो कि एक सॉल्ट है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। आपने जितना डिसॉल्व किया है पूरा का पूरा आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको बताया जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, और जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरे के पूरे आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ पार्ट उनका आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और रेस्ट पार्ट अभी भी सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ अनडिसोसिएट फॉर्म में रहेगा, उसी को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, जो 100% आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है, कुछ अनडिसोसिएट हो जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए हम देखते हैं इन वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जो फर्स्ट आएंगे वो है वीक एसिड्स। देखिए हमने पढ़ा है कि जितने भी वीक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो एसिटिक एसिड जो है वो एसीटेट आयंस में और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होगा। पर क्या पूरा का पूरा इन आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम इसका टेस्ट लगाएंगे तो हमको सॉल्यूशन में एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन एंड अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि एक्वस सॉल्यूशन जब एसिटिक एसिड का प्रिपेयर होगा तो इनमें एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन के अलावा अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड भी होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं बेंजोइक एसिड का, C6H5COOH। इसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन में हमको मिलते हैं C6H5COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब यहाँ भी ये जो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन हमको मिले हैं, इसके अलावा भी सॉल्यूशन में बहुत सारा C6H5COOH जो कि अभी भी अनडिसोसिएट है वो मिलेगा। इसका मीनिंग है कि जो बेंजोइक एसिड है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH। इस फॉर्मिक एसिड का जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हमको सॉल्यूशन में मिलेंगे HCOO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयंस। बट अभी भी सॉल्यूशन में बहुत सारा फॉर्मिक एसिड ऐसा होगा जो आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए ये जो फॉर्मिक एसिड है इट इज एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी वीक एसिड्स हैं वो सब किसका एग्जांपल हो गए? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब हम देखते हैं इस कैटेगरी में और कौन कौन आते हैं। तो जितने भी वीक बेसेस हैं, वीक बेसेस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे
तो सॉल्यूशंस में हमको मिलेंगे अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन। बट अभी भी सॉल्यूशन में बहुत सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा जो कि आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है। इसलिए जितने भी हमारे वीक बेसेस हैं वो किसके एग्जाम्पल हो गए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन में हमको मिलेंगे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइल आयन। अभी भी सॉल्यूशन में बहुत सारा अनडिसोसिएटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा जो ये कंफर्म करता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली कैल्शियम और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी जब हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो ये ब्रेक होगा Ca2 पॉजिटिव और ट्वाइस OH नेगेटिव में। अब सॉल्यूशन का अगर हम टेस्ट लगाएंगे तो ये हमको कैल्शियम का और हाइड्रोक्साइल आयन का पॉजिटिव टेस्ट तो देगा ही, बट सॉल्यूशन में अभी भी बहुत सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा होगा जो अनडिसोसिएटेड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास वीक बेसेस हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएटेड हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए आप इस चैप्टर को आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपको यहाँ साइड में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर को समझिए, एक बार पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट टाइम आप जब इस वीडियो को फिर देखें तो साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो अगर आपको जब आप पढ़ रहे हैं और किसी टॉपिक में कोई डिफिकल्टी आई है तो आप उस टॉपिक को हमारी ऐप पे सेंड कर दीजिए। हम एक सेपरेट वीडियो आपके डाउट्स के लिए बनाएंगे जिससे आपके डाउट्स हम क्लियर कर पाए। तो स्टूडेंट्स, I hope you enjoyed the teaching. So, goodbye. Thank you.